क्लास 12 के हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास के एक अत्यंत ही और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आपके सेंटअप परीक्षा के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि लिखने वाले शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं इस साल बिहार बोर्ड खुद क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा का सेट करके भेज रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं पीछे। वहाँ पे आप लोग लगातार कमेंट आ रहा था कि इसके सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा कर दीजिए कि कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं और उसका आंसर क्या होगा सही। तो आप लोगों के डिमांड पे एक क्लास तैयार किया गया है। आज के क्लास के मैं 2-3 फायदे आपको पहले ही बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रॉफिट ये है कि कुछ कॉलेज में भी सेंटअप परीक्षा नहीं हुआ है, तो वहाँ के लिए तो 100% गेस है कि यही प्रश्न आएगा। और दूसरा कि सबसे महत्वपूर्ण फायदा कि सेंटअप परीक्षा हो गया हो नहीं हुआ उससे कुछ मतलब नहीं है। ये बिहार बोर्ड जो सेंटअप परीक्षा का इस साल प्रश्न पत्र सेट करके भेजा है, तो इतना खूबसूरत प्रश्न पत्र सेट किया, इतने सुंदर सुंदर प्रश्नों का समावेशन किया है कि ये प्रश्न समझिए बिहार बोर्ड एक गेस आपको तैयार करके दे दिया है कि हर साल यही प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल के लिए बिल्कुल सुंदर प्रश्न का मतलब कि जो हर साल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो वही प्रश्न बिहार बोर्ड सेट किया है। समझिए आपको एक गेस पेपर तैयार कर दिया है कि हर साल घूम फिर के यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको खुद प्रश्न पत्र देखने के बाद पता चल जाएगा। तो हम लोग खंड ए की चर्चा कर चुके हैं, खंड ब मैं आपके डिमांड पे बना रहा हूं, तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। खंड ब की शुरुआत हो रहा है आपके लघु उत्तरीय अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 27 लघु उत्तरीय है कि 15 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दे। तो इसमें क्या करा आपके 1 से 27 तक जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ 15 बनाना है, बाकी प्रश्न आपको छोड़ देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। और आपको शब्द सीमा दिया है कि आपको मैक्सिमम 50 शब्द ही लिखना है, उससे कम आप लिख सकते हैं बट इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इस एक एक प्रश्न को लेकर आंसर की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कैसे हिस्ट्री में इतिहास के पेपर में उत्तर लिखते हैं कि आपको 100 में 100 अंक मिले। क्योंकि बहुत बार हर स्टूडेंट की शिकायत होती है कि सर हमको प्रश्न पत्र का सभी प्रश्न याद था, हमने अच्छा से लिख कर आया बट हमको पूरा अंक नहीं मिला है। तो क्या आप गलती करते हैं, क्या होता है अच्छा आंसर लिखने का तरीका, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। अभिलेख का महत्व क्या है आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे आप सही आंसर लिखिएगा कि आपका शब्द सीमा भी क्रॉस नहीं होगा और आपको 2 में 2 अंक भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक आंसर बहुत अच्छा लिखकर तैयार किया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अभिलेख से तात्पर्य है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेख। यहाँ पे हमने क्या किया कि अभिलेख किसे कहते हैं इसका मैंने आपको परिचय दे। पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को हम क्या बोलते हैं, अभिलेख। इनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये सभी जानकारी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेख के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। देखिए बिल्कुल अच्छा आंसर हो गया कि अभिलेख के बारे में भी हमने बता दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि अभिलेख हमको जानकारी देता है कि जिस समय का अभिलेख है उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन कैसा था। तो इससे इतिहास लिखने में हमको बड़ा आसानी होती है। साथ ही साथ एक ऐसे प्रयोग एक हमारे इतिहासकार हैं भंडारकर महोदय, इन्होंने अशोक के इतिहास जानते हैं, अशोक के काल का बहुत ज़्यादा शिलालेख अभिलेख मौजूद है, तो उसका इतिहास सिर्फ अभिलेख के अध्ययन पर ही इन्होंने लिखने का प्रयास कर दिया था। तो ये इसका सही आंसर हो गया। और प्रश्न अगर परीक्षा में बदल भी दे कि अभिलेख इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है, तभी आपको यही आंसर लिखकर आना है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। बड़ा महत्वपूर्ण मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रश्न पूछा है, इससे महत्वपूर्ण और कुछ गेस और वीवीआई प्रश्न हो ही नहीं सकता है हर साल के बोर्ड परीक्षा के लिए। हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करते हैं, अर्थात कि आपसे पूछा हड़प्पा सभ्यता का सीमा विस्तार कहां से कहां तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। यहां पे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ा चुका हूं। वहां पे मैंने इस प्रश्न की चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता का सीमा कैसे लिखिएगा, और जो भी हड़प्पा सभ्यता से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तमाम क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल समझते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा कि शब्द सीमा भी क्रॉस नहीं हो और आपका 2 में 2 अंक मिले। आपको आंसर ऐसे लिखना होगा, हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं उत्तर में कश्मीर से लेकर, कश्मीर में कहां तक, मांदा से कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूरब में आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। ये आपने बता दिया कि सीमा इसका उत्तर में कहाँ था, पूरब में कहाँ था, पश्चिम में कहाँ था, दक्षिण में कहाँ था, सब आपने बता दिया। विस्तार
विस्तार कितना था आपने सब बता दिया, लेकिन इसको बताने के बाद आप नीचे ऐसा मैप जरूर बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए काटा नहीं गया है, बिल्कुल सही है, कुछ गलती से इसको ऐसे हो गया साइन, बट आपको यहाँ को इसको जरूर बना देना है मैप आपके एग्जाम में, क्योंकि इसी से एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, उसको समझ में आएगा, भले वो पढ़े चाहे नहीं, यहाँ पे समझ आएगा। अच्छा स्टूडेंट बताया कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर तक फैला था, नीचे दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, इधर आलमगीरपुर मेरठ यूपी तक, सुतगढ़, तो यही देखकर चेक करके आपको फुल नंबर वो दे देगा। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो एक एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर आप इसको आंसर जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि यही ट्रिक आपको अपनाना है कहाँ पे, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते समय। ध्यान से देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के किन्हीं दो कारणों को लिखा। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप जानते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका पतन कैसे हुआ था। तो उसमें से बहुत सारे ये विवाद से भरा हुआ प्रश्न है। हर इतिहासकार, हर विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ मानते हैं कि बाढ़ आने से इसका पतन हो गया, कुछ मानते हैं कि आपके भूकंप आने से हो गया, कुछ मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के चलते हो गया, कुछ मानते हैं कि भूमि वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई, बंजर हो गई, जिसकी वजह से लोग वहाँ से पलायन कर गए। तो तमाम कारण दिए जाते हैं, बट आपसे कहा कि कोई दो कारण लिखिए। तो कैसे आपको इसका उत्तर लिखना है इसको समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि लगभग 1700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। जैसे ही ये लाइन लिखेगा एग्जामिनर पर आपका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि लड़का बड़ा विद्वान है, खूब इतिहास का अध्ययन किया है, क्योंकि 12 क्लास के बच्चे से उम्मीद भी किया जाता है कि इतिहास के बारे में उसके पास संपूर्ण जानकारी है, कि वो जानता है कि अब इतिहास में यदि सन ईस्वी आप नहीं लिखते हैं तो इतिहास रहता ही नहीं है। तो वो जानता है कि 1700 ईस्वी से हड़प्पा सभ्यता का ह्रास का मतलब पतन शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। आप अपना स्पष्ट कर दे कि जरूर नहीं कि यही कारण है, वहाँ पे विद्वान में खुद मतभेद है। इतिहासकारों ने से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण बताए हैं, जिनमें से दो प्रमुख कारण बाढ़ और भूमि की उर्वरा शक्ति, कोई भी दो कारण आप गिना सकते हैं, मैंने जो कारण बताया उसमें से। तो ऐसे आप आंसर आपको लिख कर आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथे नंबर प्रश्न को समझेंगे। बड़ा ही मैंने बताया कि बड़ी खूबसूरत प्रश्न है, हर साल घूम फिर के इससे प्रश्न नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता है। कर आपसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखें। आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय प्रारंभ हो गया था, और हमको 16 महाजनपद को आपको 16 जनपद के बारे में पढ़ना है। कहा कि उसमें से 16 में से आप सिर्फ 4 महाजनपद का नाम गिना दीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसका उत्तर लिखेगा। तो आपको देखिए आप क्या करते हैं गलती कि एग्जाम में डायरेक्ट लिखिएगा, पूछा है कि किन्हीं 4 महाजनपद, तब तर दे इसको लिख दीजिएगा। बट यही गलती करते हैं कि थोड़ा सा आप परिचय दे दीजिए ताकि आपके उत्तर का वैल्यू अर्थात कि बढ़ जाए, कि उसको एग्जामिनर को लगे कि लड़का विद्वान है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में पूरा हमारा भारतवर्ष बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये आपका वैल्यू कर रहा है कि आप जो लिख रहे हैं वो बात बिल्कुल सही, अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ में इसकी चर्चा है। इन 16 जनपदों में से 4 महाजनपद निम्न है। पहला महाजनपद है अंग और इसकी राजधानी है चंपा, दूसरा है मगध, राजधानी है राजगिरी, तीसरा है वज्जी, राजधानी है वैशाली, काशी उसकी राजधानी है वाराणसी। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपके उत्तर, आपके पास ज्ञान है बट ज्ञान से आपको नंबर नहीं मिलता। आप किस प्रकार को ज्ञान को दिखाना है शब्द सीमा को ध्यान में रखकर उसको एक एक प्रश्न में सीखते चलिएगा। तो इसका मैं यही कहूँगा स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर जरूर पेन कॉपी लेकर लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके डिमांड पे मैं क्लास बनाया हूँ और इसमें मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको आंसर राइटिंग भी सिखा दिया जाए और सबसे जो बेस्ट आंसर होता है वही आपको बताया जाए। करें अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों को लिखें। कि अशोक धर्म के प्रचार, अशोक जानते हैं धर्म को क्या बोलता था, धर्म, उसने कुछ इसके लिए विशेष नियम भी बनाए थे। तो करें इसके प्रचार के लिए अशोक बहुत सारे मैंने उपाय किए थे, बट उसमें से आपको कोई 2 उपाय महत्वपूर्ण आपको बतला देना है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु कई उपाय किए गए। ये बात आप लिख दिया था कि बहुत सारे उपाय, जरूर नहीं कि आपका अंतिम आंसर इसमें से कोई भी हो सकता है, जिसकी पुष्टि उसके शिलालेख से हो जाती है। इसका पुष्टि कहाँ से होता है, उसने अपने शिलालेख में इसकी चर्चा किया है कि वो कैसे कैसे धर्म का प्रचार किया करता था। इनमें से 2 उपाय निम्नलिखित हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, तो अपने शिलालेख में इसके बारे में कहा है कि पीछे कभी इसका नियुक्ति नहीं हुआ था, खुद अशोक ने किया। दूसरा, विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजना। ये 2 काम आपने गिना दिया, और भी काम
काम किए थे विदेश में, जानते हो उसने खुद बेटे को भी भेजा था धर्म के प्रचार के लिए। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये आपके सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है, समाजशास्त्र में भी, यहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे इसका यूज है, पॉलिटिकल साइंस में भी प्रश्न आ सकता है, इतिहास का तो है ही। कह रहा है वर्ण एवं जाति में कोई दो अंतर बताइए। आपसे पूछा है कि वर्ण जाति में क्या अंतर है, तो अंतर लिखने का पारंपरिक तरीका जानते हैं कि हम लोग ऐसे ही अंतर लिखते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि लिखेंगे इसको लिखकर जबकि लगाकर इसको, लेकिन ये तरीका बड़ा सटीक है, इस पर एग्जामिनर का ध्यान भी जाता है, तो इसी का फॉलफिल कीजिएगा। तो वर्ण और जाति में देखिए दो पूछा है तो दो अंतर मैंने लिख दिया है। वर्ण हमारे कर्म गुण है और प्रवृत्ति के आधार पर बनाए गए, अर्थात कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमारे वर्ण मिल जाएंगे। आप जाते हैं भारतीय समाज में प्राचीन में 4 वर्णों की चर्चा आप पढ़े होंगे। और जाति जो होता है जन्म के आधार पर बनाया जाता है, जाति आप बदल नहीं सकते, वर्ण आपके कर्म के अनुसार पे है, आप इसको बदल सकते हैं, बट जाति आपको जन्म से मिल जाता है। वर्ण हमारे कर्म को बताएगा और जाति हमारे वंश को बतलाता है, तो इस तरह लिख दीजिएगा, आपको अच्छा अंक मिलने वाला है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ध्यान से। एक एक बात आपके लिए क्लास चल सीखना है आपको, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में यदि अच्छा अंक लाना है तो आंसर लिखना, आपके पास कितना नॉलेज है इससे कोई मायने नहीं है, आंसर आप कैसे लिखते हैं इसी पे नंबर मिलेगा। आगे प्रश्न कह रहा है गांधार कला की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैंने बोला बड़ा महत्वपूर्ण, मैंने इतना अच्छा बिहार बोर्ड इस साल प्रश्न पत्र को सेट किया, गजब महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया हर साल के लिए जो VVI रहता है, कि गांधार कला की 2 विशेषता आपको बतला देना है। तो ऐसे आपको लिख दीजिएगा, इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है गांधार कला का प्रचलन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध से 5वीं शताब्दी तक रहा। यही एक लाइन आप जोड़ते हैं तो आपका उत्तर और किसी से अलग हो जाएगा, कि आपको इतना इसके बारे में ज्ञान है कि प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व से के उत्तरार्ध से और अब 5वीं शताब्दी तक रहा गांधार कला का प्रचलन। इसकी 2 विशेषताएं हैं। गांधार कला यूनानी शैली से प्रभावित है, किस शैली से प्रभावित थी? यूनानी शैली से, एक इसकी विशेषता है। और दूसरी है कि गांधार कला की प्रतिमाएं जो अर्थ की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो स्लेटी पत्थर से निर्मित होती थी। तो इतना आप आंसर लिख दीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, त्रिपिटक क्या है, उनके नाम लिखा। आप जानते हैं त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है, तो वहीं आपको लिखना है। तो पहले आंसर को समझिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इनकी रचना महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति करने के बाद की गई, अर्थात कि त्रिपिटक क्या हमारा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक वो उपदेश देते थे, उनके चेला लोग बैठकर सुनता था। बट महात्मा बुद्ध के मृत्यु बाद आप जानते हैं विभिन्न बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई और उन्हीं बौद्ध संगतियों में चर्चा हुआ कि उनके उपदेश को लिखा जाए, तो इनके निवारण है कि मृत्यु के बाद इसकी रचना की गई। और ये 3 है, 3 धर्म है बौद्ध धर्म के, इसलिए इसे त्रिपिटक कहते हैं, जो निम्नांकित है। पहला त्रिपिटक है सूत पिटक, इसमें आपके महात्मा बुद्ध के उपदेश जो महात्मा बुद्ध दिए थे उसका संकलन कर दिया गया है। आपका विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ कैसे संचालित होंगे इसके बारे में बताया गया है। तीसरा आपका अभिधम पिटक, इसमें आपके बौद्ध दर्शन का उल्लेख है कि बौद्ध दर्शन जो होता है फिलॉसफी बौद्ध धर्म का क्या है उसके बारे में अभिधम पिटक बतलाता है। चलिए आगे करें, धर्म के त्रिरत्न क्या थे। सभी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देख लीजिए जल्दी से फटाफट क्या होगा। तो जैन धर्म के जानते हैं, जैन धर्म का संबंध किससे? जैन धर्म का नाम आए और महावीर स्वामी का नाम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बतलाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 3 दर्शन ज्ञान और चरित्र सम्यक करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? जैन धर्म का त्रिरत्न। क्योंकि बोला है क्या थे तो इसको बस लिख देना है आपको डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, किन्हीं 2 के नाम लिखें। आइन ए अकबरी पुस्तक है, आप इसके लेखक कौन थे यदि आपको मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी में पूछा है कि आपको कितने भागों में बांटा गया था। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, आइन ए अकबरी में भूमि को उसके उत्पादक क्षमता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। वहीं उत्पादक मैंने जो भूमि जितना उपजाऊ था नहीं था उसके आधार पे, जिसमें से 2 पूछा कि किन्हीं 2 का नाम लिखे, तो हमने 2 का नाम लिख दिया। एक था पोलज, इस भूमि का मतलब था कि वैसे भूमि जिस पे हर साल बुआई होती हो उसे पोलज भूमि कहा गया। और परती भूमि अर्थात कि जिस भूमि पर कुछ वर्षों तक बुआई नहीं होती हो, परती छोड़ गया उसे परती। तो ये 4 भाग में बांटा गया था। बस हम 2 पूछा था इसलिए हमने सटीक आंसर 2 के चर्चा किया है। इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा कि आइन
हुमायूं अकबरी के लेखक कौन थे। अकबर के दरबार के किन्हीं 4 नवरत्नों के नाम लिखिए। आपसे पूछा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब 9 व्यक्ति थे और जिस अकबर के दरबार की शोभा थी, तो कहा है कि उसमें से आप किसी 4 का नाम लिख दीजिए। तो आप कोई भी 4 9 में से गिना सकते हैं। मैंने भी 4 यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि अकबर के दरबार के 4 नवरत्न थे राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा मानसिंह। ये 4 9 आदमी थे, बट आपसे 4 पूछा तो 4 ही का आपको आंसर लिखना है। इन्हीं से अकबर की दरबार की शोभा भी थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। कह रहा है आपसे कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की कोई 2 विशेषता बताइए। कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिर के लिए जानते हैं, इसका स्थापत्य कला विजयनगर साम्राज्य का बड़ा प्रसिद्ध था। तो कह रहा है कोई 2 विशेषता आप बतला दीजिए। तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की 2 विशेषताएं। तो विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता की बात करें तो मुख्य मंदिर के साथ में सहायक मंदिरों की एक श्रृंखला बनाया जाता था, जिसे अमन श्रीन कहा गया। अगर अमन श्रीन पूछे परीक्षा में क्या है, तो ये विजयनगर साम्राज्य में मंदिर की विशेषता है, जिससे कि मुख्य मंदिर के साथ में कुछ सहायक मंदिर की एक श्रृंखला बनाया जाता था, ताकि एक मंदिर के साथ में अनेक मंदिर बना दिए जाते थे। पहला विशेषता ये है। दूसरी विशेषता की बात करें तो विजयनगर के मंदिर में इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत के गुण रखते थे। अर्थात कि विजयनगर मंदिर में जो इस्तेमाल स्तंभ होते थे, स्तंभ पे जिस पे बनाया जाता वो संगीत के गुण के तर्ज पे बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख प्रसिद्ध संतों के नाम लिखे। भक्ति आंदोलन भी आपके सिलेबस का टॉपिक और हर साल के लिए महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है इसके किसी 4 भक्ति आंदोलन का मतलब बहुत सारे दक्षिण भारत से शुरू हुआ, उत्तर भारत में भी खूब फला फूला ये भक्ति आंदोलन। तो आपसे कह रहा है कि किसी 4 संत का नाम लिख दीजिए। तो आइए हम लिखते हैं 4 संत का नाम। तो हम लिखेंगे भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संत। पहले देखिए मैंने बदला कि उत्तर भारत दक्षिण भारत संपूर्ण भारत इससे प्रभावित था, तो 2 मैंने आपके सुविधा के लिए, इसमें तो अनेक संत हुए दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के, बट मैंने 2 ऊपर से लिख दिया है दक्षिण भारत के, और ये दोनों संत कहाँ के हैं, उत्तर भारत के। आपको मालूम होगा शंकराचार्य जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता शुरुआत इन्हीं से माना जाता है, ये थे, और रामानुजाचार्य, ये दोनों दक्षिण भारत के संत थे भक्ति आंदोलन के। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपसे पूछो ऑब्जेक्टिव में तो उसके थे रामानंद से हुआ था, और उसके बाद कबीर थे। तो ऐसे आप कोई भी 4 गिना सकते हैं, जरूरी नहीं है यहीं आप लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है रेहला की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो रेहला यहाँ पे जानते हैं किताब उल रेहला एक पुस्तक थी, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसके 2 विशेषता आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए यही प्रश्न है कि रेहला की किन्हीं 2 विशेषता। तो किताब उल रेहला के रचनाकार इब्न बतूता ने की थी। इसके 2 प्रमुख विशेषताएं। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, यह भी आपके हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का। चलिए पहला विशेषता क्या है कि इब्न बतूता आप जाते हैं मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था, तो उस किताब में इस मोहम्मद तुगलक के समय की हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरी विशेषता कि उस समय के भारत के बारे में भी ये भ्रमण किया था तुगलक के काल से बाहर भी जाकर, तो वहाँ पे उसने बताया है कि उस समय की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ कैसी है। तो ये 2 इसकी विशेषता हो गए। तो 15 नंबर प्रश्न पूछा है कि संथाल विद्रोह के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अर्थात कि संथाल विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में, आप जानते हैं सिद्धू। और ये भी आपके देखिए सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया है। तो संथाल विद्रोह के 2 कारण का उल्लेख आपको कर देना है। तो आइए लिखते हैं संथाल विद्रोह के 2 कारण। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहे संथाल विद्रोह के 2 कारण। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल परगना में संथालों ने सिद्धू और कान्हू, ये भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था किसके नेतृत्व में हुआ है। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ना कि ब्रिटिश सरकार बल्कि वहाँ के जमींदार साहूकार सबके विरुद्ध संथालों ने विद्रोह कर दिया था। इसके 2 कारण पूछा है, तो 2 ही कारण हम गिनाएंगे। पहला कारण था कि अंग्रेजों द्वारा सामान्य दर से तिगुना कर वसूलना। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि बड़ा मेहनत से संथाल लोग जो झूम खेती शुरू किए थे, बट उस पर अंग्रेज सामान्य दर से तिगुना कर वसूलने लगे। और महाजन जो थे उनके दर जो है कर्ज की दर बढ़ा दिए, तो ऊंची दर पर उन्हें कर्ज देते थे। इसीलिए सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, ना कि अंग्रेज के विरुद्ध बल्कि वहाँ के महाजन साहूकार सबके विरुद्ध। अब यहाँ पे एक बात और समझ लिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे लिखा था कि 1 से 27 तो लघु उत्तरीय 15 प्रश्नों का। यदि आप जिस तरह मैंने बताया है कि वैसे आप 15 प्रश्न लिख कर आते हैं फाइनल भी परीक्षा में, क्योंकि इसमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आपको 30 में 30 अंक जरूर मिलेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे रोकूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 से 15 तक यहीं लिखें, इधर भी प्रश्न 27 प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव, तो ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इधर आप देखिए
सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप है जिसमें आपको 100 से 200 शब्द में कैसे उत्तर लिखते हैं, यदि इसको भी आप सीखना चाहते हैं, अर्थात कि टोटल 35 प्रश्न है, तो अगला क्लास भले थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि 15 हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपका लघु उत्तर ये कंप्लीट हो गया, बट जो शेष प्रश्न बचा अर्थात कि 20 टोटल प्रश्न, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो अगले क्लास में इसको कवर करने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि नहीं आपको 35 का आंसर जानना है, तो जल्द ही मैं आपके लिए इसका भी क्लास सेंटअप परीक्षा से पहले अपलोड कर दूंगा। तो आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा आपके कमेंट के अनुसार ये क्लास ही चला वैसे क्लास हम लेकर आएंगे। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी इच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपका जैसा कमेंट आएगा उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।